नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। राहुल गांधी ने जो कुछ आज संसद में कहा उसने सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। लोकसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की जो बात की वो एक अच्छा आइडिया है, परिणाम आपके सामने हैं। साल 2014 में विनिर्माण जीडीपी 15.3% से गिरकर आज 12.6% जीडीपी पर आ गई, जो कि 60 सालों में विनिर्माण का सबसे कम हिस्सा है। मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, ये कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने कोशिश नहीं की। मैं ये कह सकता हूं कि प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने अपनी मनमोहन सरकार को रोजगार के लिए घेरा। दूसरा मुद्दा उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को लेकर उठा दिया। उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर हंगामा मचा। राहुल गांधी ने आरोप यह लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को 3 बार अमेरिका भेजा गया ताकि प्रधानमंत्री को वहां पर आने का न्योता दे सके। इस पर एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि राहुल गांधी भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये सामान्य ज्ञान की बात है और पीएम के न्योते पर कभी भी वहां पर चर्चा नहीं हुई है। राहुल गांधी की इस बात पर सत्ता पक्ष भड़क उठा है। बीजेपी नेताओं ने उनके स्टेटमेंट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। किरण रिजिजू के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी के स्टेटमेंट के समर्थन में पटल पर सबूत रखने की मांग कर दी है। राहुल की संसद में दी गई स्पीच के बाद एक सियासी बखेड़ा शुरू हो चुका है और जाहिर है कि ऐसे में वार प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। जल्दी से आपको काउंटर बाइट सुनवा देते हैं और उसके बाद दहाड़ में करेंगे चर्चा की शुरुआत। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. So it is important to understand where Leader of opposition cannot make such serious, unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. It's matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज चर्चा। सबसे पहला सवाल यही कि बेरोजगारी पर सब फेल, राहुल कर गए खेल। राहुल अब अड़ेंगे नहीं पर अपनी कहकर रहेंगे। माफी माफी माफी, और राहुल ने अपनी ही कही। संविधान चीन पर घमासान, क्या राहुल ने किया है अपमान। अब नियत नहीं नीति पर चोट, दिल्ली में बढ़ेंगे वोट। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ कराने से पहले, क्योंकि एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा 2024 का जिक्र किया गया, उसको लेकर एस जयशंकर की तरफ से ट्वीट किया गया है। जल्दी से उसको पढ़ देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। एस जयशंकर की तरफ से लिखा गया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी डेलिबरेटली स्पोक अ फॉल्सहुड अबाउट माय विजिट टू द यूएस इन दिसंबर 2024। वो लिखते हैं कि मैं वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एनएसए से मिलने के लिए गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, और इसके साथ ही हमारी एक कौंसिल जनरल की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री के न्योते को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। इस बात का जिक्र एस जयशंकर की तरफ से उनकी ट्वीट में भी किया गया है। बहरहाल उनकी तरफ से जवाब दे दिया गया है राहुल गांधी के इस बयान पर, और दूसरी तरफ सियासी घमासान भी हो रहा है। हमारे साथ मेहमानों के तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अब से थोड़ी देर बाद डॉक्टर टीना कनवीर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ हमारे साथ संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही प्रियंका राणा जी स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हर्ष दहिया मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हर्ष जी माफी चाहूंगी, मेरे पास आपका नाम अपडेटेड नहीं था। हर्ष दहिया जी भी हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन डॉक्टर टीना कनवीर जुड़े उससे पहले धनंजय जी थोड़ा सा आपको इंतजार करवाते हैं। संजय राणा जी आपके पास जल्दी से कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आना चाहूंगी, खास तौर पर जब आज नियत तो ठीक है ये कहा राहुल गांधी ने, लेकिन नीति ठीक नहीं थी। यानी मेक इन इंडिया से लेकर बाकी तमाम बातों का जो जिक्र राहुल गांधी ने किया, जरा नंबर्स के लिहाज से बता दीजिए। जब उन्होंने कहा कि विनिर्माण जीडीपी 15.3% से गिरकर आज 12.6% पर आ गई है, जो कि 60 सालों के सबसे कम स्तर पर है, इसका फैक्ट जरा चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर पॉलिटिकल रिएक्शंस लूंगी। धनंजय गिरी जी आपके पास आऊंगे।
गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू फैलो। पहले देखिए, ऐसा है कि उन्होंने एक सही बात बोली है। नीयत सही थी, नियति गलत थी। उनकी नियति जो है राहुल गांधी की हमेशा गलती रहती है। वो जो भी आंकड़े रखते हैं, चाहे वो सदन का पटल हो या राजनीतिक पटल हो या जनता का पटल हो, वो हमेशा ही गलत रहता है। पता नहीं किस कौन सी जीडीपी का ग्रोथ जो लेके बैठे थे, हमें नहीं समझ में आ रहा। 15% किस खंड काल में था? अगर खंड काल बता देते तो मुझे बड़ी खुशी होती किस खंड काल का था। तो ये समस्या ही हो जाती है जब विपक्षी दल का नेता जो एलओपी है, उसको अगर ये समझ नहीं आता है कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि एलओपी, इसका डिफरेंस समझना भूल जाता, तो इस तरह की गलतियां त्रुटियां होती रहती हैं। देखिए, जहां तक ग्रोथ की बात कर लीजिए, जहां तक इन्फ्लेशन की बात कर लीजिए, इन टर्म्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन हो चाहे नॉर्मल इन्फ्लेशन हो, कहीं ना कहीं चीजों पे कंट्रोल। इवन तो हम डेट की अगर बात करें तो डेट, मैं कोरोना काल की डेट की बात नहीं करता हूं, आज भी डेट की बात की जाए तो 2013-14 और आज के डेट कोई अंतर नहीं है। जहां तक प्रति व्यक्ति आए हो, वो लगभग दुगनी हो चुकी है। तो हर लिहाज से, किसी भी एंगल, किसी भी कोने में, किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी चीजों को उठा करके देख लिया जाए तो कहीं से भी कोई कमी नहीं आई है। तो ये मैं समझना चाह रहा था कि जो उन्होंने जीडीपी का दर रखा, तो किस खंडकाल में 15% है मुझे तो नहीं पता है, और आज 12% वो कैसे हो सकता है वो मुझे समझ नहीं आया है। वो किसी स्पेसिफिक वर्टिकल की बात कर रहे हैं, देश की जीडीपी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता। देखो पूर्णिमा, समस्या क्या है राजनीतिक दलों के साथ कि इनका विरोध एक पार्टी विशेष या सरकार से नहीं है, इनका विरोध एक व्यक्ति विशेष से है। और जब व्यक्ति विशेष का विरोध हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए और आक्षेप लगाने के लिए कोई भी तरीका ढूंढ लाते हैं। जैसे इन्होंने बोला, जयशंकर जी वहां पे इन्विटेशन लेने गए थे। अरे भाई, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई परिदृश्य नहीं है, और आप आकर के इल्जाम लगा दीजिए। इनका जो हरकत है एलओपी का, वो तो ऐसा लगता है रोड छाप नेता नहीं होते हैं, जो छोटे भैया नेता। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि छोटे भैया नेता है, वैसे हरकतें हो गई है। भाई, ये एलओपी है, ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। हम कहते हैं सरकार के बाद सबसे शक्तिशाली पोस्ट जो एलओपी की होती है, और उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार पे आक्षेप लगाने विद तथ्य फैक्ट्स के साथ रखने चाहिए, और कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि भैया, आपके वजह से आपके शासनकाल में पिछले 10-11 साल में ये चीजों में गिरावट आई है, यहाँ पे आपकी त्रुटियां हुई हैं, इस चीजों को बढ़ाया जाएगा। जहां तक मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे थे, तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जो था वो कभी 2014 से पहले सुना नहीं गया। मैं मानता हूं कि 1,75,000 स्टार्टअप खुले, उसमें से कई बंद हो गए, फिर भी आज 1,15,000 स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप है और वो लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार दे रहे हैं। अभी सरकारी नौकरी अगर बात करते हैं पूर्णिमा जी, तो सिर्फ 3 करोड़ सरकारी नौकरी है पूरे देश में। 3 करोड़ से 142-45 करोड़ लोगों की का घर तो नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं रोजगार पे भी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो आज 17 करोड़ रोजगार पिछले 10 सालों में लोगों को मिला है। तो अगर एक ही विषय को बिंदुवार तरीके से लेकर अगर चर्चा की जाएगी पूर्णिमा जी, तो इनके पास कोई साक्ष्य और कोई तथ्य नहीं है। ये तथ्य विहीन आरोप है, चाहे सरकार हो या किसी प्रधानमंत्री पे लगाया गया हो या किसी व्यक्ति विशेष पे, जो हमेशा ये मोदी जी को व्यक्ति विशेष मान के चलते हैं, उनका भी नाम लेता हूं। ये तथ्य विहीन है, इस पर सोच समझ के कहीं ना कहीं बातों को रखना चाहिए, आरोप लगाना चाहिए। मैं तो बहुत खंगालने की कोशिश की, इनके स्टेटमेंट आएगी 15% कहां था, किस खंडकाल में था, किस ईयर में था, मुझे नहीं पता चला। हाँ, लेकिन हाँ, 2011-12 में इन्फ्लेशन 12.5 जरूर था, जो कभी सबसे हाईएस्ट था इस देश में। तकरीबन कह सकते हैं 20 से 25 साल के अगर पूरा कार्यकाल देखेंगे, तो उसकी चर्चा अगर शायद ये कर रहे हो, तो हो सकता है जीडीपी में कंफ्यूजन को हमेशा रहता है। एक बार धनंजय गिरी जी से मैं समझ लेती हूँ। धनंजय गिरी जी, राहुल गांधी की तरफ से आज जो स्पीच दी गई, जो भाषण दिया गया, उसमें जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, उसको बीजेपी कैसे देखती है? पहले तो ये भी मैं समझना चाहती हूँ सर कि उन्होंने, जब राहुल गांधी ने ये कहा कि यूपीए सरकार में, मनमोहन सरकार में रोजगार के मुद्दे पर बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आना चाहिए था उस तरीके का नहीं आया। मैं इसके 2 पर्सपेक्टिव देखती हूँ सर, कि जब वो यूपीए और एनडीए दोनों सरकार की बात करते हैं रोजगार के मुद्दे पर, और बाकी जो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट जो एनडीए की सरकार में रहा उसको लेकर, तो इसमें भी आपको हिम्मत चाहिए अगर आप अपनी सरकार के बारे में और अपनी सरकार की खामियों का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को आप उनकी पीठ थपथपाएंगे कि भाई चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने यूपीए सरकार के दौरान जो हुआ वैसा आपने सामने रखा, क्योंकि वो आंकड़े तो आप लोग भी कहते हैं, या फिर कोई खेल है राहुल गांधी का इसमें जो आपको नजर आता है? देखिए पूर्णिमा जी, राहुल गांधी जी के तथ्यों का कोई दबाव होता नहीं। वो कुछ भी कहने चले आते हैं और कह लेते हैं, और देश का क्या कहें कि मतलब उनकी एलओपी है, इसलिए उनकी बातों को हमें डिस्कस करना पड़ता है।
और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, भी एक व्यक्ति का विरोध है उनका। आप मोदी का विरोध करते करते कब मुल्क के विरोध में खड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लगते हैं पता नहीं चलता है। दूसरी बात, कांग्रेस की कुलबुलाहट है और कांग्रेस इसमें परेशान इस कारण से है कि कांग्रेस को लगता है कि जो लोगों ने 60 वर्षों में नहीं किया वो हम लोगों ने 10 वर्षों में करके दिखा दिया। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो उनके दादी के समय में 28% का इन्फ्लेशन था और सबसे ज्यादा 2004 से 14 की बात करें तो इन्फ्लेशन और जो जीडीपी ग्रोथ है उससे ज्यादा ही हमेशा इन्फ्लेशन रहा। पिछले 11 सालों से लगातार कॉन्स्टेंटली मेंटेन है और अभी कोई लंबी बात नहीं है। परसों ही बजट आया है और बजट में उनके समय में अगर आप देखें तो रक्षा बजट उनके समय में कितना था, 2,03 करोड़ का था। आज 4,91,732 करोड़ का है, जिसमें से 90 लाख करोड़ हम विदेश से अर्निंग कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय पहली बार जो जीरो एक्सपोर्ट करता था वो कमा रहा है। ग्रामीण विकास का बजट हमारा 3 गुना हुआ है, गृह मामले हमारे 2.5 गुना हुए हैं, कृषि पर लगभग 2 गुना के 27,000 करोड़ का बजट था, 1,71,000 करोड़ का बजट है। तो देश की शिक्षा पर उनके समय में 65,000 करोड़ का था, 1,28,000 करोड़ का बजट है। 37,000 करोड़ स्वास्थ्य में खर्चा करते थे, 98,311 करोड़ का बजट है। तो देश की लगातार बढ़ती हुई साख और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और लगातार बढ़ता हुआ भारत का प्रभाव दुनिया देख रही है। 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं हुई है और जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि कई यूनिकॉर्न बन रहे हैं, उसमें से कई यूनिकॉर्न बने हैं। जो नया स्टार्टअप आया है उसमें से कई यूनिकॉर्न बने, मतलब वो $100 बिलियन कंपनी बनी है। आज दुनिया में भारत का जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत जिस तरह से आज प्रतिष्ठा पा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि जो प्रतिष्ठा भारत को आज मिल रही है वो 140 करोड़ भारतीयों के श्रम का योगदान है। 140 करोड़ भारतीयों की इसमें मेहनत है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि विपक्ष होना भी एक राष्ट्रवाद है। अगर सकारात्मक विपक्ष अगर सकारात्मक भूमिका निभाए, हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा आता है तो हम एक हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा था कि वयम पंचाधिकम शतम, हम 5 नहीं 105 है। अगर बात परिवार की आती है, अगर बात देश की आती है, अगर बात समाज की आती है, क्योंकि हमारा घर भी यही है, नानी घर भी यही है, लेकिन जिनका घर यहाँ है, नानी घर कहीं और है, वो कब कब राष्ट्र के विरुद्ध में गीत गाने लगते हैं पता नहीं चलता है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे भी लोग रहे जिनकी पढ़ाई पश्चिम से, लुगाई पश्चिम से और नानी घर कहीं और, वो राष्ट्र की संपदा से, संप्रभुता से, इस राष्ट्र के परम वैभव से कभी शायद खुद को जोड़ नहीं पाए। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा, कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा। और राहुल गांधी यही नहीं, अगर लंदन जाते हैं तो वहां के पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते हैं कहने में कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, आप लोग इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं। जो अगर राहुल गांधी जाते हैं तो इल्हान उमर से मिलते हैं जो कश्मीर से आजादी की मांग करती है, रोह खन्ना से मिलते हैं जो खालिस्तान की मांग करता है। राहुल गांधी बांग्लादेशी पत्रकार मुस्तफिल फजल अंसारी से मुलाकात करते हैं जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है। राहुल गांधी आनंद मगलाले से मिलते हैं जो कथित तौर पर सरजी महिलाओं का फंडर है। तो राहुल गांधी की देश के विरोध में तमाम गतिविधियां, वो सदन में हो, संसद में हो, सड़क पर हो या विदेश की धरती पर हो, ये क्या एजेंडा है, कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस को राहुल गांधी कहां लेकर के जाएंगे, ये तय करना पूर्णिमा जी बहुत मुश्किल हो गया है। और अब देश की आज जो युवा पीढ़ी है, जो समाज जागृत हो रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो पीढ़ी आज गूगल कर ले रही, जो देख रही है कि आपकी दादी 28% इन्फ्लेशन पर इस देश को लेकर चली गई थी, वो देश आज राहुल गांधी से और कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कहां से बातों को रखा जाए। और धीरे धीरे से स्वीकार करने लगे हैं कि उनकी सरकार एक फेल्योर गवर्नमेंट थी, उनका पीरियड एक फेल्योर पीरियड था। ये राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक है, टीना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी आपका भी स्वागत करती हूँ मैम, और एक रिक्वेस्ट के साथ, आप टाइमली जुड़ेंगी तो ज्यादा एक चर्चा का प्रवाह बना रहता है, वरना अदरवाइज वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जाहिर है कि आपसे ही पहला सवाल आज की चर्चा में बनता था। लेकिन अब मैं आपके पास आ जाती हूँ। आज राहुल गांधी की तरफ से जो मैम बातें कही गई, उसमें सबसे पहले मैं मेक इन इंडिया को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा उसकी मैं चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद ये क्लियर कह दिया गया, खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपके पास जो फैक्ट्स हैं आप उसको टेबल करें, आपके पास जो नंबर्स हैं आप उसको टेबल करें। क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर से नंबर्स के लिहाज से सेल्फ गोल कर दिया है, या फिर कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी हुई है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में जो जीडीपी थी वो किस तरीके से 2014 के बाद से अब तक गिरी, सरकार की नीयत ठीक थी लेकिन उसमें प्रधानमंत्री फेल हो गए, यानी कि उनकी जो नीति थी वो पूरी तरीके से फेल रही। देखिए, मुझे लगता है हर मोर्चे पर ये फेल रहे हैं, फेलियर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री, लेकिन आपने मुझे टॉपिक आ गई थी, आप
चीज की वजह ऑडियो क्लियर नहीं है टीना जी, आप ऑडियो आपका क्लियर नहीं है टीना जी, ऑडियो आपका क्लियर नहीं। मैं आपको रिकनेक्ट करवा देती हूँ मैम एक बार, फिर मैं उसके बाद आपका जवाब लूंगी। मीनवाइल हर्ष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विनिर्माण से आगे आते हुए जरा मैं इस कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेती हूँ। जब यूएस गए एस जयशंकर और उसके बाद उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया, क्योंकि आज 2-3 मुद्दे हैं इसलिए मैं चाहूंगी उनको कवर अप कर लूं। एक तो विनिर्माण वाला मुद्दा और जो फैक्ट्स रखे गए राहुल गांधी, या फैक्ट्स कहूं नंबर्स रखे गए राहुल गांधी की तरफ से, ये फैक्चुअली कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट है। दूसरा, बेरोजगारी के पर्सपेक्टिव से क्या आपको भी लगता है कि यूपीए सरकार अगर फेल रही तो साथ में एनडीए सरकार भी आजकल आज की तारीख तक बेरोजगारी के मामले में फेल रही है। और दूसरा, एस जयशंकर का जब ये कहना कि भाई ठीक है राहुल गांधी अगर सियासी तौर पर इस तरीके के बयान रखना चाहते तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर यानी कि दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने वाले ये स्टेटमेंट्स हैं और राहुल गांधी आदतन ये करते हैं। पूर्णिमा जी, पहली बात तो मैं राहुल गांधी को आज थोड़ा कम से कम उनकी हिम्मत के लिए दाद देना चाहूंगा कि फाइनली उन्होंने मोदी जी की नीयत को तो माना कि उनकी नीयत देश के प्रति ठीक है। जो रोज पानी पी पी कर मोदी जी को गाली देते थे, जो रोज उनकी नीयत पे सवाल उठाते थे, आज कम से कम मोदी जी की सही नीयत को मान रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब वो नीति को भी मानेंगे। जब, क्योंकि आज आप ये देखिए, जो भी उन्होंने बात करी कोई भी फैक्चुअल नहीं थी, कोई भी डेटा के सपोर्टेड नहीं थी। जिस दिन वो डेटा को लेके आ जाएंगे सदन में, जिस दिन वो डेटा के बेसिस पे बात करेंगे, तो आज सिर्फ नियत की बात मानी है तो उस दिन नीति की भी बात मानेंगे कि मोदी जी की नीति भी सफल रही। दूसरा, मैं आपको बताऊं, देखिए राहुल गांधी की एक और बात का मैं दाद देना चाहूंगा। कम से कम उन्होंने ये माना कि यूपीए के टाइम में भी बेरोजगारी पे कोई काम नहीं हुआ, उससे बेरोजगारी का कोई हल नहीं निकला। अब जब मेक इन इंडिया की तर्ज पे जो इतना अच्छा बजट आया, उसका जो पॉजिटिव रिस्पांस है और जो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो रहा है, उससे डर के अब राहुल जी को ये लगा कि देखिए अब मिडिल क्लास समझ चुकी है, अब जो सैलरीड क्लास है वो ये समझ चुका है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं तारीफ नहीं करूंगा तो ये समझ जाएंगे कि मैं बिल्कुल कोरा झूठ बोलता हूं। तो ये उनकी मजबूरी है ये एक्सेप्ट करना कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पे यूपीए में तो काम हुआ नहीं, लेकिन अब ये थोड़े दिनों में ये भी मान जाएंगे कि देखिए एनडीए सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट को काफी हद तक सॉल्व कर दिया है। देखिए पूरी तरीके से तो सॉल्व हुआ नहीं है, बट ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, जो राहुल जी कहते थे कि देश में डर का माहौल है, जो पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम कहता रहता था डर का माहौल है, आज मैं पहली बार ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि बिल्कुल अब डर का माहौल है। डर का माहौल क्यों है? क्योंकि इनके जो माई बाप बैठे थे यूएस में, बाइडन, जो यूएस एड के द्वारा, जो सोरोस के द्वारा देश में अनस्टेबिलिटी लाने का काम कर रहे थे, वो हट चुके हैं। ट्रंप ने यूएस एड की फंडिंग बंद कर दी है। ट्रंप ने कह दिया है कि भाई यूएस एड को अब क्या कहते हैं, यूएस गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी और उनकी सारी फंडिंग रोक दी है। ये वही लेफ्ट इकोसिस्टम है जो हम पे हंसता था जब हम यूएस एड पे सवाल उठाते थे कि यूएस एड वो अमेरिकन गवर्नमेंट की संस्था है जो दूसरे देशों को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज होती है। आज ये हम ही नहीं, ये ट्रंप भी कह रहे हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट है, ये इलॉन मस्क भी कह रहे हैं। आप ट्विटर खोलिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, यूएस एड को वो एक डिस्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते थे। अब जब सोरोस चले गए, यूएस एड चला गया, तो बिल्कुल डर का माहौल है। अभी इन्होंने ये नीति की बात मानी है, ये नियत की बात मानी है, ये नीति की भी बात जल्दी ही मानेंगे। ठीक है, टीना जी अपनी बात को पूरा करेंगे आप मैम। ये फोर्स की लिस्ट अब मन की बात मुझे आई एम सो सॉरी टीना जी, आपका ऑडियो मैम करेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपका ऑडियो मैम करेक्ट नहीं हो पा रहा है। प्लीज टीम जरा इसको देखें, कोई और सोर्स पर अगर हम ले सकते हैं मैम का ऑडियो तो प्लीज इसको देखें। टीना जी मैं आती हूँ आपके पास, मीनवाइल प्रियंका जी मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए मैम जो नंबर्स दिखाते हैं, इन्फ्लेशन का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन की बात अभी धनंजय जी ने भी की, संजय जी ने भी की। और अगर मैं फैक्चुअली चलती हूँ कि जो हम अपना टारगेट लेकर चल रहे थे विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी का, क्या हमने वो अचीव कर लिया है? वो नंबर कितना था, वो परसेंटेज जो सरकार टारगेट लेकर चल रही थी? दूसरा, क्या इसमें बीते नवंबर दिसंबर तक आते आते फिर उसके बाद जो पिछली तिमाही रही, क्या उसमें एक मंदी महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से देखने को मिली है? और जो हम परसेंटेज लेकर चल रहे हैं, हम क्या उस तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम उसको अचीव कर पाएंगे? देखिए पूर्णिमा जी, अभी मैंने सभी प्रवक्ता को सुना और बड़े ध्यानपूर्वक सुना। कई फैक्ट रखे गए, लेकिन आज के 2 फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज डॉलर के मुकाबले रुपया जो है रिकॉर्ड स्तर पे गिरावट पर है। आज फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर
सबसे ज्यादा 10 ताकतवर देशों में से भारत जो है वो बाहर हो चुका है। ठीक है। हमारा पर कैपिटा इनकम जो देखा जाए तो हमारा जो स्थान है सारी दुनिया के देशों में वो 141वां स्थान है। और अगर आप बात करते हैं कि भाई हमारी जो अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, हमारी जो देश की आबादी है सबसे ज़्यादा है, और उसके बावजूद हमारी जो सैन्य शक्ति है वो भी 4वें स्थान पर आती है विश्व के अंदर। उसके बावजूद अगर हमारा देश 10 ताकतवर देशों से बाहर चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक विचार करने वाली बात है। और अगर आप ये बात करें देखिए नीति जो है वो सारी ही 2014 से पहले हम मेंटेन थे उसमें मैम। देखिए मैं आज की फैक्ट्स बता रही हूँ, ओवरऑल लेके अगर चलते हैं हम क्योंकि राजनीति पे आएंगे राहुल 2014 से पहले या सुनिए ना, राहुल गांधी जब यूपीए एनडीए दोनों की बात कर सकते हैं तो हम भी बैठ के दोनों की बात करते हैं ना, क्या बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो यूपीए शासनकाल में क्या हम थे उसमें सेम उन्हीं टॉप 10 देशों में थे क्या हम? जी बिल्कुल टॉप 10 देशों में नहीं थे या थे। अभी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैं अपनी जानकारी के लिए मैम मैं नहीं जानती, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ थे कि नहीं थे। जी वो मेरे को ये इतना मैं क्लियर नहीं हूँ कि वो थे कि नहीं थे, लेकिन मैं आज का जो फैक्ट है वो बता रही हूँ क्योंकि मैं जो 2014 के बाद से जो आप ये अभी बात हो रही थी कि नीति सही है और सब कुछ ठीक जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और जो पुराने 2014 से पहले क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि यूपीए सरकार भी विफल रही है बेरोजगारी में, उन्होंने बेरोजगारी को अब हम इसी पे बात करेंगे जो नीति पे बात हो रही है। हम ये बात करेंगे कि नीति कॉर्पोरेट जो आपके टैक्सेस हैं वो भी 25% से लेकर के आपने घटा दिए हैं, 8% तक पहुंच गए हैं। आप डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई आज के डेट में अगर एफएमसीजी की आप हालत देखें तो बहुत खराब है, दयनीय हालत में है। और ये आप देख लीजिए क्योंकि उसमें खपत ही नहीं हो रही है, छोटे छोटे पाउचेस में सामान बिक रहा है, लोग बड़े पाउचेस में सामान लेने से डर रहे हैं। और ये जो है ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये जो अर्थव्यवस्था पे रिपोर्ट आई है, सी वोटर की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ ये हालात है। बेरोजगारी आज बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस पर कितना काम कर रहे हैं, सरकार कितना काम कर रही है, इस पे क्या बात होगी नहीं है। राहुल गांधी या यूपीए स्वरोजगार के नंबर्स देंगे जल्दी से मैम। स्वरोजगार कैसा चल रहा है अभी देश में? देखिए स्थिति कैसी है, खराब है, अच्छी है, मीडियोकर है, कैसी है? स्वराज आप एक बात बताइए मुझे, आपने अभी जो बजट आया है रिसेंटली, आपने कहा कि एमएसएमई के अंदर हमने जो है आपने बढ़ा दिया बजट, ठीक है 5 जो लाख का है वो लिमिट आपने कर दी है। लेकिन आप मुझे बताइए जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ होगी? मैंने आपसे स्वरोजगार पे सवाल पूछा था मैम, ताकि क्लैरिटी लेकर चलते हैं। टीना जी कोई बात नहीं बता देंगी इसको लेकर। राणा जी लेती हूँ आपसे रिएक्शन। टीना जी अपनी बात को मैम प्लीज पूरा करेंगे और जल्दी से मैं चाहूंगी कि दोनों तीनों बातों को जो मुख्य पॉइंट रहे राहुल गांधी की स्पीच के, उसको कैसे हम आधार और मजबूत आधार मान के चले ताकि हम इस चर्चा में धनंजय जी से भी मैं सवाल कर सकूं फिर मैम। देखिए मन की बात सुनते हैं तो लगता है कि हम देश जो है सुपर पावर बन चुका है, लेकिन जब रैंकिंग आती है, लिस्ट आती है तो कहीं सुपर पावर नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, इस तरीके की जो मन गलत कहते हैं कि हम ये बन गए, हम वो बन गए। अभी बेरोजगारी जो है वो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन जब बेरोजगारी की बात आती है तो मोदी जी मुंह चुके बैठ जाते हैं। इनसे पूछिए ना कि साहब आप तो रहेंगे राजमहल में, लेकिन बाकी जनता क्या खाएगी? सड़ा गला 5 किलो का अनाज 80 करोड़ जनता को भेजेंगे। तो इनसे पहला सवाल तो यही है कि बेरोजगारी पर आप क्या कर रहे हैं और महंगाई पर आप क्या कर रहे हैं। और राहुल जी बिल्कुल सही कहते हैं कि सिर्फ आप बातें बनाते हैं, बातें बनाने से देश नहीं चलता है। सब पहली बात, देश चलता है अगर आपके पास विजन अच्छा हो, और विजन आपके पास नहीं है। मोदी सरकार के पास विजन नहीं है, बस वो तो बस उनकी चलती गाड़ी चल रही है जैसे तैसे, लेकिन वो बातें बहुत बोलते हैं। हम बार बार कहेंगे सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। आप बाहर जाकर कंपैरिजन कर लीजिए भारत के साथ, लेकिन आप जब युवा भारत देश है, युवाओं का देश है, वहां पर बेरोजगारी कर है तब उस पर नहीं बोलते हैं। और लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि साहब आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आपकी ये जो इतनी देश की हालत बदतर हो गई, अर्थव्यवस्था की जो यूपी सरकार में जब वो रथ की पटरी पर चल रही थी, आपने वो उतार कर नीचे उतार दिया, बिल्कुल गर्त में ले गए, उस पर आप नहीं बोलते हैं। और कहते हैं कि जी हमने 12 लाख का ये कर दिया, 12 लाख का वो कर दिया। साफ तौर पर ये कहना है कि हम 4 चौक से उतारेंगे,
आपसे बैंडेड की बात नहीं की। देखिए हमने तो बैंडेड लगाया है, बैंडेड लगाने से नहीं होता साहब कुछ भी, आपको एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि 12 लाख, अरे 12 लाख है किसके पास? पहला सवाल तो यही है कि 12 लाख है कितने लोगों के पास? अब इनके घर तो भरे हुए हैं, अभी तो कहते हैं 11 साल में इनके तो आलीशान हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, इनके तो राजनीति बन रहे हैं, स्कूल बन रही है, इनको चिंता नहीं है देश की। 140 करोड़ लोग इस तरीके से थोड़ी से उसमें भोजन में आपका जीवन निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं की जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है, और मीडिया भी बस इसमें लगा हुआ है, जिस तरीके से लगातार जो मुद्दों की बात है उस पर बात नहीं करते हैं। मोदी जी तो बिल्कुल मुद्दे और बात नहीं करते हैं, और हम चाहते हैं कि बजट के अंदर भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जिसे कहते हैं कि बस आप तो ठीक है ना एलओपी राहुल गांधी कर रहे हैं ना उस पर चर्चा, इसीलिए तो चर्चा होती है मैम, ये तो अच्छी बात है ना। यही तो यही विपक्ष से ही उम्मीद ना मैंने तो ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात। अरे भाई मैम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते, अरे सुनिए ना, ये तो बेसिक सी बात है ना टीना जी, ये तो टीना जी बेसिक सी बात है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आईना दिखाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, इसमें कौन सी दिक्कत है? आईना मीडिया को भी दिखाना चाहिए। नहीं तो आप दिखा रही है ना बैठ के, आप नंबर्स दिखाइए। अभी मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, इसके बाद आते हुए रुकिए। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, तो मैं यूपीए सरकार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बात कर लेती हूँ, अभी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि जो इतने 60-65 साल आपकी सरकार रही उस समय अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहा था, तो उस पर दोनों पर बात कर लेते हैं। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर मैम मैं कह रही हूँ कि फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी जब कह सकते हैं कि यूपीए शासन काल में एम्प्लॉयमेंट पर कोई काम नहीं हो पाया, मनमोहन सरकार नहीं कर पाई, ना एनडीए कर पाई, तो फिर प्रवक्ता तो इस बारे में बात कर ही सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? धनंजय जी जवाब देंगे, धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे, फिर राणा जी हर्ष जी आपके पास आती हूँ हेडलाइंस के बाद। धनंजय जी, पूर्णिमा जी टीना करमबीर पढ़ाती भी है। हाँ। मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि देश में बेरोजगारी का डाटा जारी कौन करता है, सिर्फ ये बता दें। कठिन प्रश्न। टीना जी, देश में बेरोजगारी का डाटा कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है, सिर्फ ये बताएं। नहीं, आप मुझे क्या कर रहे हैं? मोदी जी बता सकते हैं कितने बेरोजगार हैं इस देश में? हम तो कह रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि देश में बेरोजगारी का डाटा कौन सी संस्था जारी करती है? वो संस्था की स्थापना आप ही के कार्यकाल में हुई थी, उस संस्था का नाम बता दीजिए। छोटी सी डाटा आपके पास नहीं है, ना राहुल बाबा के पास है ना आपके पास है, लेकिन देश की विडंबना है कि हम कितने राहुल गांधी को झेले, ना उनके पास डाटा है ना आपके पास डाटा है। मैं तो सिर्फ आपसे संस्थान का नाम पूछ रहा हूँ, संस्थान की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी जो बेरोजगारी का डाटा देती है, उस संस्थान का, भारत सरकार के संस्थान का नाम बता दीजिए मुझे बस। आपको 11 साल हो गए ना, जाएंगी 21-20 नौकरियां, उसको आप गुना करते रहिए और बताते रहिए, लेकिन आप नहीं कर पाए कुछ। पूर्णिमा जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें राहुल गांधी और राहुल गांधी छाप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस देश की महान जनता का समय बर्बाद करना पड़ रहा है। लोगों को ये भी नहीं पता कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा, बेरोजगारी का डाटा कौन सी संस्था देती है, वो बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। इन्हें यह भी नहीं पता है कि उस संस्थान की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी। उस संस्थान का नाम मैं फिर से पूछ रहा हूं टीना करमबीर, आप बता दीजिए कि ऐसी कौन सी संस्था भारत सरकार की जो बेरोजगारी का आंकड़ा रिलीज करती है, कृपया बताइए। डाटा तो बाद में बात कर रहे हैं, तो उससे आप क्या कर रहे हैं बता सकते हैं क्या? आप जारी किए कि नहीं किए? सीएमआई की रिपोर्ट क्या कहती है, आपको पता है? सबसे ज्यादा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बेरोजगारी है। मैं तो हरियाणा की बात कर रही थी, बेरोजगारी का डाटा कौन सी संस्था जारी करती है? आप तो उन पे भी डाटा डालते हैं। बेरोजगारी का डाटा भारत सरकार में, भारत सरकार की कौन सी संस्था करती है? मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की थी, आप बता दीजिए, तो आप फिर उस पर डाटा पर बात कर लेते हैं। बेरोजगारी का डाटा भारत सरकार की कौन सी संस्था देती है, ये मुझे बताइए। 30 सेकंड्स का जरा टाइमर एक बार टीना जी के छोटे से जवाब के लिए रखेंगे। टीना जी, टीना जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 मैम, 30 सेकंड्स का टाइमर रहेगा। धनंजय जी ने जो कहा उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए, मैं तो पूछ रही हूँ ना बार बार, ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं।
कि आपने ऐसा क्या काम किया है देश के विकास के लिए, और देश के विकास के लिए जो इससे गुणगान करते हैं, बार बार पूछे, और ये हमसे क्या पूछेंगे? मैम देश आपका भी है ना, गुणगान होगा, अच्छी बात है, आप भी खुश होंगी, सब खुश होंगे। मैं कह रही हूँ फैक्ट्स गलत बता दीजिए ना। 30 सेकंड्स रखे मैम, जो सवाल पूछा उसका प्लीज जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कि मीडिया ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आप पूछ सकती है धनंजय जी से कितने लोगों को नौकरी दी है? टीना जी, नहीं, आप टीना पूछ जी, सकती है, आपके कहने से टीना जी सुनिए ना मेरी बात ना मैम। पूछिए उनसे। मैम मैं एलओपी नहीं हूँ, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हूँ, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हूँ। आप यहाँ पर बैठी है ना राहुल गांधी के बयान को सपोर्ट करने के लिए, आप बैठी है ना राहुल गांधी के बयान को सपोर्ट करने के लिए। टीना जी आप बैठी है ना राहुल गांधी के बयान को सपोर्ट करने के लिए, तो फैक्ट्स रखिए ना मैम। अरे फैक्ट्स रखिए ना फिर। टीना जी मौका होता है तो आप लोग उसमें समय निकाल देते हैं, फिर ये बहुत गलत तरीका है। टीना जी बहुत गलत तरीका है मैम। ये आपके सामने बीजेपी का प्रवक्ता कोई सवाल रखता है, आप सीधे काउंटर रखिए ना, इधर उधर जाने का क्या मतलब है? आप पूछिए उनसे कितने लोग। अरे बाबा आप पूछ रही है ना मैम, आप पूछ रही है ना, अपोजिशन पार्टी की प्रवक्ता है ना, आप पूछिए ना, मैंने रोका आपको। आप पूछो तो जवाब नहीं दे रहे ना कि कितने लोगों को रोजगार, वो तो जवाब देना ही नहीं चाहते। ठीक है, ये है। संजय राणा जी 30 सेकंड्स का टाइमर रखूंगी। मैं चाहूंगा 40 सेकंड दीजिए कि बहुत सारे प्रश्न हैं, जी मैं धीरे धीरे उस पर ले जाता हूँ। देखिए ऐसा है कि इन्फ्लेशन की बात हुई, चर्चा हुई कि फोर्ब्स देता है, और चर्चा हुई कि रैंकिंग की। इनको पता ना, जो ग्लोबल जो इंडेक्स रैंकिंग होता है वो एनजीओ है जर्मनी की, वो प्रोवाइड करती है, और एनजीओ को कैसे फंड किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब फोर्ब्स की बात आ गई। देखिए फोर्ब्स क्या है, मुझे भी 3.5 लाख रुपए लेकर के वो बोला था 40 अंडर 40 में संजय जी आपको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर घोषित कर देंगे, तो कैसे खरीदा जाता है वो भी सबको पता है। इन्फ्लेशन पे आते हैं, 2003-4 में 3.43 था, 2009 में 10.45 था, 2013 में 11.62 था। इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं। अभी हमारी मित्र बात कर रही थी कि भाई ये बताइए कि आंकड़ा क्या है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। भैया बेरोजगारी 1991 से लेकर के 2020 तक 5.6 के लेकर के 5.9 के बीच रही है, कभी बढ़ी नहीं है। जब आप चर्चा करती हैं तो चर्चा पे आंकड़े पे भी चर्चा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं एमबीए बैकग्राउंड से आता हूं और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में काम किया था। एक कोई बोल रहा था सेशन मिलता है, छोटा पाउच मिलता है, जिसको कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। हमारे क्योंकि मैं ब्रांड में था, उसको कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। मिस राणा संजय जी, महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, मुझे आप ये बताइए। ये आंकड़ों के ना ये जो जाल है, ये आप कहीं और फैलाइएगा। आंकड़े तो आप ये सर्वे होता है दे रहे हैं, वहां पे कितनी राशि बढ़ी है उसके आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। हम उसी प्रदेश के अंदर बैठे, तो ये आंकड़ों के जाल में फंसा करके आप अपनी बात जो रख रहे हैं ना कि पाउच जो है वो ये है वो है। सर ये बता दीजिए मुझे, आज पार्ले जी का जब बिस्कुट बड़े पैकेट में आता था, आज कितने का मिलता है ये बता दीजिए आप मुझे। तो आप महंगाई पे तो बात कीजिए मत, बेरोजगारी है और ये बात सरकार मानती है और बार-बार कह भी रही है, लेकिन आप लोग जो चाटुकारिता करते हैं वो नहीं मानेंगे इस बात को कि बेरोजगारी है। तो आप इस तरह की चीजें बता करके यहाँ पर बैठ करके, भाई डॉलर मैंने नहीं गिराया है, डॉलर ना मैंने गिराया है, ना राहुल गांधी ने, ना ऑपोजिशन ने, कोई सी पार्टी ने, ना आपने गिराया होगा। कैसे गिर गया ये बता दीजिए आप। ये तो किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया होगा ना। बैठा करो, पढ़ लिख के बैठा करो, समय का बहुत शॉर्टेज है। ये आंकड़े आप रखिए, हम और अभी हालत देखिए जा करके। आंकड़े तो आज तक आप महाकुंभ के नहीं बता पाए, तो आप दूसरों के क्या बताएंगे? प्रियंका जी ठीक, प्रियंका जी हर्ष आपके पास जरा आते हुए, और एक आर्टिकल है मेरे सामने जिसमें लिखा हुआ है इंडिया रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली फॉर इट्स एम्प्लॉयमेंट आउटलुक इन जनवरी मार्च 2025। ये मैन पावर का सर्वे है जिसमें बताता है कि जनवरी मार्च 2025 इज स्ट्रॉन्गर बाय 3% पॉइंट्स कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर एंड लास्ट ईयर विद अ 40% नेट एम्प्लॉयमेंट। इसके साथ बहुत बाइफिकेशन इसमें क्लियर है कि कौन कौन सा सेक्टर, आईटी सेक्टर 50%, रियल एस्टेट फाइनेंशियल 44%, गुड्स एंड सर्विसेज 40%, हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज 38%। ये टॉप 5 में सेक्टर्स हैं जिनके हायरिंग सेंटिमेंट्स बहुत मजबूत दिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद एम्प्लॉयमेंट का इशू है, ये बहुत क्लियर है। हम इसको स्वरोजगार पर ला सकते हैं जिसमें डेफिनेटली भारत ने ग्रोथ की है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट का इशू है और अपने टारगेट पर पहुंचने में भी समय लगेगा। पूर्णिमा जी, पहले तो मैं जो 3 प्रश्न हमारी प्रवक्ता बहन ने उठाए, 30 सेकंड्स रखूंगी हर्ष विद योर परमिशन प्लीज, उनके बारे में बात करना चाहूंगा, फिर मैं एम्प्लॉयमेंट के इशू पे आऊंगा। उन्होंने बात करी पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम मैं आपको बता दूं 2013 में थी $1400 इंडिया की, आज 2024 में लगभग $2700 है।
तो लगभग पिछले 10 साल में डबल हो चुकी है। तो पर कैपिटा इनकम पे उनकी मैं आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से ध्वस्त करना चाहूंगा। कोई पहले ये नहीं था कि हमारे देश के जो जनता थी वो राजा होती थी यूपीए के समय में। फिर उन्होंने डॉलर इशू की बात करी कि पैसे का जो अमाउंट है वो कमजोर होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज को देखें, सारी वर्ल्ड करेंसीज को किसने देखें, किया था तो मुझे जो ये बता डॉलर दीजिए। है, जो वो वादे डॉलर थे, हुआ जो है। आपके दावे सारी थे वो करेंसीज पूरे उसके कर पाए, आप मुकाबले में नहीं कर कमजोर पाए। हुई हैं। पुरानी फिर सरकारें, इन्होंने बात नेहरू ने करी क्या क्रॉप्स किया लिस्ट की। या प्रियंका जी इंदिरा बोलने गांधी जी दीजिए, ने प्रियंका क्या जी किया, आपके इस समय पर पे हम नहीं बोले, डिबेट नहीं बोलने करेंगे। हम दीजिए। आज की फिर बात इन्होंने बात करेंगे, करी आज की क्रॉप्स युवाओं लिस्ट की जो बात मेरे बड़े करेंगे, भाई जो संजय वादे राणा जी किए ने गए बड़ा थे उस पर जवाब बात दिया। करेंगे। 3.5, अगर आप 3.5, उसकी 4.5 बात करेंगे लाख तो में आप 30 मुझे ये अंडर बता 30, दीजिए। 40 अंडर 40 बिकते हैं। आप पहले डिपेंड करते थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे, आज हिंडनबर्ग अपनी पोटली बंद करके चला गया। तो सर, हम तो सारी रिपोर्ट में काट देते हैं, हम किसी रिपोर्ट पर नहीं जाते, हम आपकी रिपोर्ट पर चले जाते हैं। 10 सेकंड में वाइंड अप करिएगा प्रियंका जी, समय खत्म है मेरे पास। 10 सेकंड में वाइंड अप कर लीजिए जो भी कह रही हैं आप प्रियंका जी। जी, आप अपने आंकड़े बता दीजिए ना, आप अपने देश के आंकड़े आंकड़े बता सही रहा बता हूं दीजिए। नहीं, मैं तो जो- महाकुंभ के जो- आंकड़े मांग रही हूँ, आप वो दे क्यों नहीं दीजिए। लेकर आए कितनी आप? मौतें हुई, कितने लोग मिसिंग हैं, ये बता दीजिए। आप वो तक नहीं दे पाएंगे। आप ये आंकड़ों के जाल में जो देश को फंसाते हैं ना, वो जमीनी स्तर पे अगर आप ठीक है। देखेंगे तो जाइए गाँव में, जाइए, युवा जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। टीना जी, किसी मेरे को पास रोजगार समय की नहीं कमी मिल थी, रहा है। वरना मैं आपसे जवाब मैम जरूर लेती। आज थोड़ा ऑडियो के प्रॉब्लम की वजह से आपको कम समय मिल पाया, पर आपने ज्वाइन इन किया चर्चा में, आपका शुक्रिया। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी, हर्ष जी, आपका भी शुक्रिया। प्रियंका राणा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।